सिलसिला विधानसभा रामानुजगंज में ग्राउंड रिपोर्टिंग का है और इसी बीच मैं आपको आज ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने राम विचार नेताम मंत्री जी के गढ़ में उनके ग्राम पंचायत में हरा करके जिला पंचायत सदस्य बने हैं। जिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने उनको चुना है। वो हैं संतोष यादव जी। स्वागत है संतोष जी आपका। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संतोष जी, वैसे आपने चुनाव तो इससे पहले भी लड़ा था निशा नेताम जी से, जो कि राम विचार नेताम जी की बेटी के साथ पिछले पंचवर्षीय 2020 की बात करें, वहाँ पर ज़रूर हार हुई थी, लेकिन तब सरकार आपकी थी, यानी कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की। इस बार बीजेपी की विष्णुदेव साय जी की सरकार। सनावल के रहने वाले राम विचार नेताम जी रामानुजगंज विधानसभा के विधायक और कृषि मंत्री जी। कैसे हिम्मत जुटाए आपकी सनावल के गढ़ में जाकर के डीडीसी का चुनाव लड़ना है, वहाँ हराना है, और सबसे अहम बात कि जहाँ जिस ग्राम पंचायत के वोटर हैं राम विचार नेताम जी, प्रदेश के कृषि मंत्री, वहाँ से संतोष यादव जी ने लीड किया है। कैसे संभव हुआ? देखिए भैया, हिम्मत आपके काम से आता है। जब आप किसी फील्ड में जुड़े हैं, आप अगर निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में आप काम करेंगे तो आपका मनोबल अपने आप बढ़ता है। मैंने वही किया। जब मैं 2020 का चुनाव लड़ा था, उसमें सिर्फ 1 साल काम करने का मुझे मौका मिला था, और जब मुझे चुनाव लड़ने की बारी आई तो संगठन ने हमें मौका चुनाव लड़ने का नहीं दिया। तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हमको कहीं से कोई अधिकृत नहीं किया गया था। पार्टी की तरफ अलग कैंडिडेट थी, भाजपा की तरफ है, और अलग कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ है। जब मैं चुनाव लड़ा, लेकिन आप कार्यकर्ता सक्रिय कांग्रेस के रहे थे? जी, मैं शुरुआत से ही, मेरे पूर्वजों से ही चलता आ रहा है कि हम लोग पंजा साहब का वोटर के रूप में जो काम किए थे, और ऐसे घर में हमारे कोई फैमिली थे नहीं कि कोई नेता और या कार्यकर्ता बन सके, लेकिन मतदाता के रूप में हम लोग कांग्रेस के थे। जब मैं आया तो अपनी शुरुआत अपने हिसाब से मैं कांग्रेस से ही किया, तो मुझे मौका नहीं मिला। फिर भी मैं कांग्रेस से में ही रहा, कांग्रेस को छोड़ा नहीं। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो जनता ने हमें अच्छा अपना मत दे करके हमको अच्छे स्थान पे पहुंचाया। दूसरा स्थान पे था मैं, 8600 वोट में पाया था। इसके बावजूद भी और वो भी आपको बता दो कि वो उस समय भी परिसीमन हुआ था क्षेत्र, लेकिन सनावल आपका नहीं था संतोष जी। अभी 2025 वाले चुनाव के पहले फिर परिसीमन हुआ। मैं नावाडी, ये क्षेत्र मेरा चेरा डिंडो से लेकर के महावीरगंज विजयनगर तक का क्षेत्र फिट था मेरा, जिसमें मैं काम किया था। पूरे 5 साल लोगों के बीच में जाकर के सेवा दिया था, उनके बीच में मैं दुख सुख का साथी बना था। लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो मुझे क्या पता कि एरिया कट जाएगी। यहाँ से उठा करके हमको सनावल दे दिए, और ये एरिया को जहाँ जिससे मैं निवासरत हूँ, जहाँ मैं काम किया था, उसको आदिवासी कर दिया गया। ये ट्राइबल सीट थी। अच्छा, इसके पीछे क्या हो सकता है? वास्तव में आंकड़े ट्राइबल के लायक थे, या फिर ये पॉलिटिकली गेम था? चूंकि अलग अलग एरिया को शामिल करके जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, हाँ, वो जिस एरिया को जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। कारण ये है कि अलग अलग गाँवों को जोड़ा संख्या घटाया है और बढ़ाया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम था। तो ये नेताम जी का गेम मान लिया जाए? बिल्कुल, कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल राम विचार नेताम जी का गेम था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर इस सिर्फ बगल गाँव में है शिवपुर चिनिया को अगर हटा दिया जाए, आज भी ये क्षेत्र सीट जनरल रहेगा। लेकिन उसको जोड़ा गया। वो क्षेत्र शिवपुर चिनिया पहले महावीरगंज में हुआ करता था, उसको काट करके यहाँ डाला गया। आप जब उसका अच्छा, यहाँ से नेताम जी को इतना इंटरेस्ट क्यों था कि यहाँ को अपने हिसाब से आदिवासी सीट बनाया जाए? देखिए, नेताम जी की कोई कमी नहीं है, मैं उनको क्यों गलत बोलूँ। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग इस सीट को जीतेंगे, तो हम लोग जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, फिर अपने हिसाब से क्षेत्र को लोग आवंटन करते हैं, बांटते हैं। अच्छा, ये हमारा, ये आपका वाला, ये आपका वाला। चलिए, खैर इन उलझनों से आगे निकलते हैं संतोष जी। जब आप राम विचार नेताम जो प्रदेश के कृषि मंत्री के गांव में घुस करके चुनाव लड़ने की चाह पैदा करते हैं अपने भीतर, मन में था कभी कि आप जीत पाएंगे? सर, मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी कि मैं चुनाव जीतने ही जा रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा था। अच्छा, क्योंकि मैं पूरे 5 साल तो समय दिया जनता के बीच। अब लास्ट में ये हुआ कि भाई, अब अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा अस्तित्व का क्या होगा। फिर मैं 5 साल और बैक चला जाऊंगा। और करनी राजनीति ही थी आपको? करनी राजनीति ही थी। मैं सोशल फील्ड से जुड़ा हुआ था।
तो ये था कि अब तो अगर हम सनावल जाके, क्योंकि इस क्षेत्र में लड़ नहीं सकते, आदिवासी था, ट्राइबल हो गई थी, तो हुआ कि अब हम चुनाव जीते या हारे वो बात की विषय है, हमको भी लड़ना है। चलिए, फाइनली इन्होंने रामविचार नेताम जी के गढ़ में सनावल में जाकर के डीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। असली मुद्दे पर आते हैं संतोष जी। 1.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है जिला पंचायत का। आप वर्तमान में सनावल क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, छोटा नहीं है। अमूमन मैं इंटरव्यूज़ वगैरह में या बाकी चर्चाओं में ये कहता हूँ कि जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है वो मेरे हिसाब से जो जीतता है उसको मैं सेकंड विधायक बोलता हूँ। एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 30, 32, 35 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि आप होते हैं जिला पंचायत के। तो ये छोटा इलेक्शन, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जिले के आप एक हिसाब से छोटा विधायक हैं, मतलब सेकंड विधायक हैं। 1.5 साल के कार्यकाल में आपकी क्या सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जिसको आप बता सकें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं भैया कि जिला पंचायत सदस्य महिला फिट होने की वजह से मेरी पत्नी है, मैं उसका एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, प्रतिनिधि के रूप में हूँ मैं। इसमें देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कह पाऊँगा कि मैं ये काम को नहीं कर पाया। इसका रीज़न ये है कि मैं विपक्ष में हूँ, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि सरकार का जो योजना है वो पंचायत स्तर का नहीं रह गया। अच्छा जी, आपको ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल पंचायत स्तर पर न होना मतलब सबसे बड़ा पंचायतों के लिए खतरा है। बिल्कुल है। आज क्या हो गया कि एक पीसीसी बनती थी, आपको जानकारी होगा, 150, 200, 300 मीटर का। उस पीसीसी को पंचायत बनाती थी, या तो वो वार्ड का पंच होता था या गांव का छोटा बड़ा कार्यकर्ता होता था। लेकिन आज वो पीसीसी क्या हो गई कि 1.5 किलोमीटर 150 मीटर जो था उसको 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर करके उसको लंबा बना दिया गया, ताकि वो टेंडर में जाए। और उसको टेंडर बड़े ठेकेदार, जी बड़े ठेकेदार, और ठेकेदार यहाँ के हैं नहीं है, वो सरगुजा संभाग के हैं, बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, रायपुर के ठेकेदार करके ठेका ले रहे हैं। मतलब पंचायत का कार्य, उसमें जो एक क्या बोलना चाहिए, जो योगदान है वो शून्य हो गया है। तो पंचायत का तो कोई मतलब नहीं। अब आइए 15वां वित्त जो पहले चल रही थी, 16वां वित्त लागू होने को है। 15वां वित्त में क्या था कि अभी पूरे हम लोगों का 1 साल कार्यकाल बीत गई, 1.5 साल कंप्लीट होने को है। अभी वो पैसा हमारे खाते पे आई है, पंचायत के खाते पे, जो हम काम कर पा रहे हैं। आज बताइए, हम तो एक जिला पंचायत सदस्य हैं, जो पंचायत का सरपंच होगा, उन लोगों को ये वादा किया होगा कि भाई मैं आपके दरवाजे पे हैंडपम्प खुदवा दूंगा, भाई आपके दरवाजे से मैं जो नली गुजरा है इसमें मैं नली पक्का का नली बनवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा। वो क्या कर पाया होगा भैया? वो तो दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में सोचेगा नहीं। और आजकल पैसे खर्च करके बिल्कुल, आजकल का चुनाव बहुत महंगा हो गया है। तो पंचायत का बहुत बड़ा योगदान इस सरकार में मुझे देखने को नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के टाइम पे जिला पंचायत की स्थिति थी जी, और वर्तमान में जो विष्णु देवसाई जी के कार्यकाल में जो जिला पंचायत की स्थिति है, बजट के मामले में योजनाओं को संचालित करने, क्या कुछ आपको फ़र्क समझ में आता है? देखिए भैया, इसमें मैं ये सब कह पाऊँ आपको तो फ़ायदे कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। पंचायत को चलाने के लिए 15वां वित्त के अलावा बहुत बड़ी एक योजना थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो गांव को विकास की ओर अगर बढ़ाता था, जोड़ता था, वो नरेगा थी। जैसे जल स्तर को बढ़ाना हुआ तो डबरी निर्माण, आप कुआं करा सकते थे, सामूहिक कुआं, व्यक्तिगत कुआं, आप बांध निर्माण करा सकते थे, आप नया सड़क बना सकते थे, आप स्टाफ डैम बना सकते थे, आप छोटी मोटी पुलिया का निर्माण कर सकते थे। मतलब विकास को एक नया गति देने वाला कोई योजना थी, वो मनरेगा थी। जो भूपेश बघेल की सरकार में मनरेगा में बहुत अच्छा तरीके से काम हुआ, उसमें किसी भी तरह से कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पर क्या देखते हैं? अभी जब अभी हम लोग जब पहुँचे, वो ठीक 6 महीना साल भर बाद अब उस योजना का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया गया है। जी राम जी का सबसे बड़ा विफलता ये है कि जब मनरेगा थी तो ये जी, आप अगर एक निवासी हैं गांव का, अगर आपको लगा कि नहीं मुझे डबरी निर्माण करवाना है, मेरे खेत में सिंचाई नहीं हो पा रही है, तब तत्काल सरपंच के पास जाते और बोलते सरपंच साहब मुझे प्रस्ताव दीजिए, मैं डबरी खुदवाना चाह रहा हूँ। तो सरपंच प्रस्ताव देता, जाकर के जनपद में आप लगाते, आपको डबरी 1 महीने बाद सेंक्शन हो जाती थी। या कोई मजदूर को ये लगता था कि नहीं मुझे रोज़गार नहीं मिल पा रही है, तो मजदूर अपना रोज़गार की मांग भी उसी माध्यम से कर लेते थे, उनको रोज़गार भी मिल जाती थी।
लेकिन जी राम जी में अब ये आ गया है कि पहले से आपको एक वहाँ पे कार्य योजना तैयार करनी है, उसी कार्य योजना के तहत आपको काम मिलेगी, जैसे 15वां वित्त 16वां वित्त में होता था। जिसमें गलत भी तो नहीं है संतोष जी। जी कार्य योजना साल भर का आपको बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जरूर है कि अचानक अगर औचक कोई जरूरत हो गया तो शायद उसमें नहीं हो सकता। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन ये गलत भी है। इसकी निर्णायक कर्ता कौन होगी? केंद्र सरकार। पहले क्या था, अब राज्य सरकार, दोनों मिलकर के राशि अब तो आवंटन डंका करेंगे। पीटती है बीजेपी की गवर्नमेंट की, हम 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। एक कानून में ये वैधानिक रूप से आप अधिकार रखेंगे। आप वो अधिकार तो पहले था भैया, आप 25 दिनों का बढ़ोतरी हुआ है। वो 25 दिनों का काम करने का बढ़ोतरी हो सकता है, रोजगार पाने का बढ़ोतरी नहीं है। अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो आप जाके कोर्ट क्लेम नहीं कर सकते, कहीं शिकायत नहीं कर सकते। आज ये अधिकार आपको नहीं मिला है। लेकिन पीओ साहब से भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनका कहना था कि ये तो अधिकार में हो गया, नियम में हो गया, और इसके लिए अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको कुछ प्रतिशत का वो मिलेगा, मुआवजा टाइप का मिलेगा। देखिए, पीओ एक सरकारी कर्मचारी है, वो सरकार की भाषा बोलने वाले तोता है। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की भाषा बोलेंगे, कल कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की भाषा बोलेंगे लोग। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि पहले भी हमारा एक अधिकार था ये रोजगार का। वो नया कोई अधिकार भाजपा ने बना के नहीं दी हमको। भाजपा ने तो रोजगार छीनने का काम किया भैया। आप डबरी तत्काल पास नहीं करा सकते, आपको साल भर वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक ही साथ 20 लोगों का डबरी सेंशन करने की नौबत आए, केंद्र सरकार राज्य सरकार उसको मंजूरी नहीं दी तो फिर 2 लोगों का सेंशन हुआ, बाकी 18 लोग वेट करते रह जाएंगे। 1.5 सालों में इस बार मनरेगा में कितना काम हुआ? इस बार मनरेगा नहीं के बराबर। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है संतोष जी कि रामचंद्रपुर ब्लॉक में जो राम विचार नेताम जी का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत काम की स्वीकृति हुई है, सबसे ज़्यादा भुगतान हुए हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, आप जो कह रहे हैं काम हुई है मनरेगा में, ये आप कह रहे हैं, आप डेटा उठा के देखिए, वो राजपुर में हुई है, बलरामपुर जिले का। मनरेगा का काम जो हुआ है वो राजपुर विकास खंड में हुआ है, यहाँ रामचंद्रपुर में नहीं हुआ है, इनके क्षेत्र में नहीं हुआ है। इनके क्षेत्र में अगर हुआ भी है वो उस आंकड़े के तहत नहीं हुआ जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज काम को तो सिर्फ एक जरिया बना लिए हैं लोग पैसा खाने का। फील्ड में नरेगा दिख कहाँ रहा है, कहाँ लेबर कहाँ लगे हैं, आप बता दीजिए। चलिए, मैं आपके साथ विजिट करने को तैयार हूँ, आप निकालिए सूची जनपद से। अगर ये महावीरगंज में हम आज खड़े हैं, महावीरगंज में आप अगर 10 काम हो रहे होंगे तो 10 में से 10 में जेसीबी लगवा के लोग काम किए हैं। लेबर की मुखौटा चेंज करके फ़ोटो खिंचा करके काम चला रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। लेकिन अब तो कहा यह जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था ला दी गई है कि अब सिर्फ फेस से हाजिरी होगा, भैया चोरी नहीं कर सकते। अरे, एक गांव में एक कहावत था कि चोर चोरी करता है तो बड़ेरी का हाल भी जानता है। जुगाड़ सब है, सब जुगाड़ है। ये सिर्फ कहने मात्र का है कि नहीं है, जी राम जी आ गई तो कोई गलत नहीं। अभी वर्तमान जिला पंचायत को आप कैसे देखते हैं? जिला पंचायत के ऑफिस को कैसे देखते हैं? वहाँ के कर्मचारी को कैसे देखते हैं? काम के प्रति अधिकारियों का इंटेंशन कैसा है, कैसे देखते हैं? हमको लगता है कि एकदम निष्क्रिय है। जिला पंचायत बलरामपुर के अधिकारी कर्मचारी निष्क्रिय हैं। संतोष यादव जी बोल रहे हैं, जो डीडीसी प्रतिनिधि हैं। जी, निष्क्रिय, मेरे को निष्क्रिय लगते हैं। आधार फील्ड विजिट नहीं, गांव विजिट नहीं, शिकायत हो रही है उस पर आप सक्रिय से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आप एक्शन मोड पे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर दोषियों पे कार्रवाई हो तो कोई भी गलत नहीं करेगा। राम विचार नेताम जी को लेकर के क्या सोचते हैं? विधायक हैं, प्रदेश में कृषि मंत्री हैं। राम विचार एक बहुत अच्छे नेता हैं। किस एंगल से? इस एरिया को पहचान देने वाले राम विचार नेताम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो राम विचार नेताम नहीं रहे जो पहले थे। पहले क्या थे और अब क्या हैं? पहले थे ये गांव की विकास, लोग विकास से जो जोड़ने का काम किया, उसमें भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं जोड़े हैं, किए हैं काम। लेकिन हम लोगों को ये लगता था ना पहले कि नहीं, ये सब नेताम जी ये जो भी कर रहे हैं भाजपा सरकार के लोग कर रहे हैं, हो सकता है शायद कांग्रेस इससे इतना ना कर पाए। मैं अभी आपको बता दूं, जब हमारी 5 साल की कांग्रेस की सरकार है तब मुझे पता चला कि नहीं, नेताम जी नहीं, वो और भी कोई कर सकता है। अभी हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी, आदरणीय विधायक जी थे, बृहस्पति जी ने क्या किया? बिल्कुल, रामचंद्रपुर दूरस्थ एरिया है, वहाँ तहसील खोलने का काम बृहस्पति सिंह ने किया।
वहाँ बैंक खोलने का काम बृहस्पति सिंह जी ने किया। सनावल में सब स्टेशन बनाने का काम बृहस्पति सिंह जी ने किया। वहाँ पे बालचौरा पुलिया का निर्माण बृहस्पति सिंह जी ने किया। गाय घाट पे पुलिया का निर्माण जो अंतर्राज्यीय पुलिया है, बृहस्पति सिंह का देन है वो। अभी बगल में 2 फेनूर की पुलिया, फेंदू नदी की बड़ा पुलिया है, बृहस्पति सिंह का देन है। 2.5 साल कंप्लीट होने को है विष्णुदेव साय की सरकार जी। कंप्लीट यूँ कहा जाए तो हो चुका है जी। 2.5 सालों में रामविचार नेताम जी जो यहाँ से विधायक हैं, 2.5 सालों में रामविचार नेताम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं और सबसे बड़ी नाकामी क्या मानते हैं? चलिए, आपने तो मेरे मन की बात पूछ दी, मैं बता रहा हूँ। रामविचार नेताम कृषि मंत्री है और जहाँ पे हम खड़े हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक हैं सबसे पहले, और मंत्री तो पूरे छत्तीसगढ़ की है। लेकिन जब वो इस एरिया का विधायक है तो जो किसानों की जो योजना है सबसे पहले तो उनको अपने क्षेत्र में देनी चाहिए था, या दे रहे होंगे। तो जब हमारे यहाँ इतनी दुर्दशा है तो पूरे छत्तीसगढ़ की दुर्दशा आकलन आप यहीं से कर सकते हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आज किसान जब धान उत्पादन कर रहा है, उस धान उत्पादन मतलब वो धान नहीं बल्कि किसान अफीम उत्पादन कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। हमारे क्षेत्र में आप देखे होंगे समाचार के माध्यम से कई कोचिया पकड़े गए, कई धान व्यापारियों पे कार्रवाई हुई। तो ये इनके ही क्षेत्र में क्यों? आप ही के पटवारी रकबा बढ़ा रहे हैं, गिरदवाली कर रहे हैं। आप ही के पटवारी और तहसीलदार राष्ट्र में सत्यापन कर रहे हैं, रकबा समर्पण करवा रहे हैं। एक ही सरकार के कर्मचारियों को भी परेशान किया, नहीं भूपेश काका ने भी परेशान किया। नहीं सर ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं संतोष जी। किसानों को के बारे में अगर कोई सोचा ओनली फॉर भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार। धान के टाइम पे जो बोरी का किल्लत होता था और धान बेचने में समस्याएं होती थी, वो तो आखिरी 2 साल होते हैं ना, तो हर एक सरकार सॉफ्टनेस दिखाती है, थोड़ा ढील दे देती है, चुनाव जीतने हैं। और मुझे लगता है बीजेपी भी देगी। नहीं, बीजेपी देगी, इसको कौन देखा है? कांग्रेस ने तो दी। कांग्रेस ने कभी घोषणा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था, वो तो 25 रुपये का घोषणा किया, लेकिन लास्ट में 26 रुपये कुछ पैसे तक के धान खरीदने का काम किया कांग्रेस सरकार ने। ये तो घोषणा पत्र में नहीं था, ये तो घोषणा पत्र में उसको भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप तो नाकामी ही गिना दिए रामविचार नेताम जी। आज बता रहा हूँ कुछ तो उपलब्धि सुनिए, मैं आज बता रहा हूँ किसानों की स्थिति क्या है। हमारी सरकार थी ना, लोग ट्रैक्टर भर के खाद लाते थे। आज इनकी भाजपा की सरकार है, लोग साइकिल में जाके 1 बोरी खाद लेके आ रहे हैं। आप बताइए, 1 एकड़ पे 1 बोरी अगर किसानों को खाद मिले, वो क्या खेती कर पाएगा? ये समस्या तो बड़ी है। तो एक कृषि मंत्री के क्षेत्र में समस्या बड़ी है। ये यहाँ है स्थिति, तो बाकी जगह पे क्या हो सकता है? आज कृषि मंत्री नसीहत देते हैं कि नहीं आप जैविक खाद अपनाइए। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल जब गौठान में गोबर बनाने का काम किया तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। आज उसी चीज को लोग अच्छा बता रहे हैं, उसको अच्छा बता रहे हैं। ये इनकी कथनी और करनी में तो अंतर। कुछ एक तो बताइए संतोष जी, अब कृषि मंत्री हैं, कुछ तो अच्छा इन्होंने किया होगा। अभी शासन काल पे कुछ नहीं। सुनिए, अगर कोई बोले 10 में से कितने नंबर दोगे, तो 10 में से 0 नंबर मैं नेताम जी को दूंगा। वो तो इसलिए कि आप कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से पहले मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ, किसानों के दर्द समझता हूँ। कहाँ वो काबिलियत, वो क्षमता जिसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में होती थी, इवन देश में भी होती थी नेताम जी की, कि नेताम जी आदिवासी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और इतने वर्षों से उन्होंने शासन किया हुआ है, सत्ता में हिस्सेदारी रही है। आज मैं पब्लिक के बीच में भी चर्चा कर रहा था, काफ़ी लोगों ने कहा कि अब वो राम विचार में वो बात नहीं रही, वो खासियत नहीं रही। कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्या रीज़न आपको समझ में आता है? अब नेताम जी का समय अंतिम चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि कुछ राजनीति का समय अंतिम चल रहा, तो सोच रहे हैं कुछ तो बना लूँ मैं अपने पीछे जो छोड़ रहा हूँ उनके लिए, कुछ तो रहे। यानी तो दौलत बटोरने में बिल्कुल, ये आपका कोई शक नहीं है। दौलत बटोरने में अपने परिवारजनों के लिए, अपने कुछ सिपाही कार्यकर्ताओं के लिए हो सकता है उनकी मानसा बनी हो कि भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं भी कुछ थोड़ा माला माल हो जाए। यही इनकी मानसिकता है। क्षेत्र में इनका पूरा 0 है। आप चाहे इसको जिस व्यू में देखें, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए जी, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को राजनीति में उतारा। उन्होंने कई प्रतिनिधि तो उन्होंने किया भी, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। जी। उनकी बेटी भी आई थी, वो भी अध्यक्ष रही हैं। जी बिल्कुल। इस बार चूंकि उनको मंत्री बनना था, शायद इसलिए उनको बेदखल करना पड़ा राजनीतिक हिस्सेदारी में। भविष्य है उनके बाद उनकी फैमिली वालों का? देखिए, अब वो किस रूप में उनको बनाए हैं, किस रूप में संवारे हैं, वही समझेंगे। मैं तो नहीं देखता कि भविष्य है।
क्यों आपको लगता है कि उनका भविष्य नहीं है? राजनीतिक गुण नहीं है, एग्रेसिव मूड की है मैडम उनकी पत्नी जी। और उनकी बेटी को भी एक ऑफर जनता ने दी, जिला पंचायत सदस्य के साथ अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का बैठक तक अटेंड नहीं की, तो राजनीतिक गुण नहीं कहा जाता है। चलिए, ये तो कमियां हो गई। विष्णुदेव साय की सरकार को कैसे देखते हैं आप? विफल, पूर्ण रूप से विफल है सरकार। विपक्ष के हैं इसलिए? नहीं, वो उन्होंने सर अभी तक, आप ही बताइए कि एक ही योजना मेरे को दिखता है, वो भी घिसा पीटा महतारी बंधन। उसके अलावा आप एक कोई योजना बता दीजिए जो भूपेश सरकार, विष्णुदेव सरकार पे अच्छे से चल रहा हो। डीजल, पेट्रोल, खाद की महंगाई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इसका असर जी आपके डीडीसी क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जी कितना प्रभावित हुए हैं? ये जिला पंचायत क्षेत्र की बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में, ये पूरे देश में इसकी, पूरे क्षेत्र में इसकी महामारी, पूरे प्रदेश में इसकी महामारी। लेकिन संतोष जी, होता क्या है, इसको हम पर्टिकुलर कोई क्षेत्र ऐसा होता है ना जिसका खामियाजा उसको ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये दूरांचल है जी। बलरामपुर जिला जो है जी, ये दूरांचल जिला है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आज के इस साल के पहले अगर हम जाएं तो किसान जब ट्रैक्टर की जोताई करवाते थे तो 700-800 रुपये घंटे करवाते थे, क्योंकि सभी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। आज अब ट्रैक्टर नहीं है तो अब उनके पास बैल भी नहीं बची, बैल भी लोग निकाल दिए, क्योंकि अब इस भागा दौड़ी ज़माने पे कोई अगर बैल से खेत जोतेगा तो कितना खेती पीछे रह जाएगा, तो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं लोग। तो किराया पहले 700-800 रुपया था, इस साल किराया 1200 रुपये हो गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप में उनको डीजल उपलब्ध नहीं हो रही है, उनको डब्बा लेके डीजल लेने जाना ही नहीं है। ट्रैक्टर लेकर के जाओ, आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अब तो आपको डीजल मिल रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं वैश्विक समस्या है, क्या करें? अब मोदी जी हमारे सनावल में आके थोड़ी ना बैठ के देख रहे हैं कि क्या समस्या है, वो तो बैठे दिल्ली में, उनको क्या पता चलेगा। हम सनावल में, वैश्विक विदेशों में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, वैश्विक लड़ाइयों की वजह से। अब हालांकि मैं उस मोदी जी के बारे में बोलने के लिए बहुत छोटा व्यक्ति हो जाता हूँ, लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर देश की बागडोर सौंपा गया है तो उनको और आम नागरिकों और किसानों को क्या मतलब है कि उस वैश्विक समस्या क्या है, कैसे? बिल्कुल, आपकी महामारी में हो कि युद्ध में हो, आप उससे हमको क्या मतलब भैया? हमको सुबह शाम भोजन की जरूरत है, अब दो शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है, वो मुहैया कराओ। बलरामपुर क्षेत्र में शिक्षा को आप कैसे देखते हैं संतोष जी? बलरामपुर जिले में अगर शिक्षा की बात करें तो नहीं। अच्छा, मेरे मन में अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे दिन पर दिन प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ती जा रही है? प्राइवेट स्कूल का फीस क्यों बढ़ता जा रहा है? आज जो गवर्नमेंट स्कूल में जो इसके जिम्मेदार भूपेश काका भी रहे हैं। नहीं फंसे हैं अभी आप? नहीं, भूपेश काका जिम्मेदार कैसे? नहीं, सिर्फ विष्णुदेव साय जी को कैसे बोल सकते? नहीं, विष्णुदेव साय को शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश काका थे। स्वामी आत्मानंद खोले, वो उनकी मानसा हुई कि कोई जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं, उनका हिंदी मीडियम की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश बच्चे नहीं सीख रहे हैं करके आप इंग्लिश सीखने के लिए प्राइवेट स्कूल भेज रहे हो, तो स्वामी आत्मानंद का उन्होंने स्थापना किया। स्कूल खोल देने से क्या होता है? अरे नहीं, व्यवस्था भी सही थी। व्यवस्थाओं पर बात नहीं, व्यवस्थाएं भी सही थी। चलें क्या, विजिट पे चले? बिल्कुल। अब देखिए, उठा करके अभी सरकार 2.5 साल से निकली है तो ये उसको विलुप्त करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस के जो लीडर हैं जी, 2.5 साल से सोए हुए थे। हमेशा मैं कहता था कि भाई मुद्दे तो बहुत हैं, तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहा करते थे कि जनता ने वोट दिया है, भोग लें पहले, हम आएंगे जब चुनाव लड़ने की बारी होगी। 2.5 साल पूर गए हैं तो भी आप लोगों की सक्रियता कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, आवाज़ बुलंद करते हैं, बगावत जैसा दिखता है कि सरकार की नीति नियत के खिलाफ। नहीं, ऐसे आप गलत बता आंकड़ा गलत है। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़े हैं, चाहे जैसी सक्रियता के साथ, दिल पे हाथ रख करके बोलिए संतोष जी, कि जैसी सक्रियता के साथ कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्या निभाया 2.5 सालों में उन्होंने? बिल्कुल निभाया सर। जब किसानों को धान खरीदने में दिक्कत है, खाद में दिक्कत, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसका प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्या प्रभाव? मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जब यही राजेंद्र कटारा साहब कलेक्टर थे, अभी धान खरीदी का समय चल रहा था अंतिम, वो बोले कि नहीं, हम उनका था हेक्टेयर पे 52 कुंटल लेने का, लास्ट में बोले कि 37 कुंटल। हम लोग बैठ गए किसानों के साथ डिंडो में। अभी आप देख लीजिए, वीडियो फोटो मिलेगी आपको। तो बोला कैसे नहीं हो सकता। बाकी किसान जो 3 दिन जो भी धान बेचेंगे, स्तर पर लेकिन नहीं हुआ।
अब ठीक है, आपने भूमिका अदा तो कर दिया होगा। देखिए, किसी particular मेरी जहाँ क्षेत्र- क्राइटेरिया है मैं वही की मैंने बात कर कांग्रेस रहा हूँ। स्तर पर बोला था भाई। जिले में देखिए, जिले के पदाधिकारी जी। होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जिले का आपका जो टीम है कांग्रेस का, जिले स्तर पर अगर कोई बड़ा आंदोलन दिखाते और उसका प्रभाव पड़ता, शासन प्रशासन के लोग दबाव में आते, किसान इस बार धान बेचने में उनकी मतलब हालत खराब हो गई थी भाई। जी, नवंबर में धान बेचने वाले किसान जनवरी के आखिर में धान बेच पाए हैं, वो भी पूरे किसान नहीं, वो भी पूरे किसान नहीं। वो भी पूरे किसान और नहीं। कांग्रेस के लोग गायब थे। नहीं, मैं मौके पे वो था। आप कहीं पे रहे होंगे, बात अलग नहीं, है। मैं मौके पे था और मैं तो रोज मिलता था उनके बीच में, और मैं उनको इतना मजबूर किया कि पूरे किसानों का लगभग जो सूची थी, एक दिन धान का रेट बढ़ा, उसमें अपने किसानों को, अपने क्षेत्र के किसानों को धान भिजवाने में मैं कामयाब हुआ, मैं काम किया। अब जिस तरह से मोदी साहब जो ईडी सीबीआई ये सब भेजते रहते हैं, इसको लेकर के कांग्रेस का मनोबल टूटा है क्या? विपक्ष की भूमिका अदा बिल्कुल नहीं। कुछ हम लोग तो बोलते हैं कि अरे भैया ईडी सीबीआई से डरने वाले लोग खड़ा नहीं है कर देंगे, सर। नहीं, जेल डाल देंगे, फर्जी नहीं, बहुत नहीं, नहीं। एफआईआर होते हैं। वो मोदी जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईडी सीबीआई को सामने करते हैं। उसका खामियाजा तो कांग्रेस वाले भुगतते हैं ना, ऐसा नहीं। कांग्रेसों का कहना, मेरा नहीं। नहीं, कोई भुगतता नहीं है। कितने जेल चले गए विपक्ष के लोग? जेल जाना आना वो तो देशपूर्ण राजनीति है ना, जेल भेज रहे हैं तो क्यों, मतलब अगर कोई आपका कोई एजेंसियां हैं तो फिर कांग्रेसियों पे क्यों चलेगी? वो अभी भाजपाइयों पे चलवा लो ना। अगर कोई कांग्रेसी अगर गलत किया है फिर भाजपा में चला जाए, या कोई अन्य दल का नेता अगर कोई भ्रष्टाचार किया है और भाजपा में चला गया, तो शुद्ध कैसे हो गया, सही कैसे हो गया? फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर आप सही राजनीति कर रहे हैं, सही अगर संविधान का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो आपके पास गया तो सही कैसे हो गया? जिले बलरामपुर में कांग्रेस संगठन मजबूत है? जी बिल्कुल। किन किन मामलों में? सभी मामलों में मजबूत हैं हम। कोई ऐसा उदाहरण दिखाइए, बताइए। देखिए, कोई भी मुद्दा हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे बिजली दर की बढ़ोतरी हो, किसानों की खाद की समस्या हो, अभी रायपुर में जो घर टूटी उसकी भी हम लोग आंदोलन किए, पुतला दहन किए। संख्या बल जैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जा रहा हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए और विपक्ष जो आंदोलन करती है उसमें तादाद अगर ज़्यादा रहे तो शासन प्रशासन को फ़र्क पड़ता है। 10-20 लोग 50 लोग अगर जा करके हो हल्ला करने से आज की सोई हुई सरकार, जो अमूमन विपक्ष कहती है, सोई हुई प्रशासन को फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए भैया, आवाज़ बुलंद करने के लिए संख्याओं की ज़रूरत नहीं है। अगर सही मुद्दे पे अगर आप बात कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है उससे? बहुत नहीं। वही तो बात है ना, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि विपक्ष को, अरे सरकार सत्ता पक्ष को कभी-कभी होता है संतोष जी कि अपना चमकाना रहता है पॉलिटिक्स। देखो, जनता के बीच में हम बोलने के लिए आ गए, नहीं तो उसका पॉजिटिव असर आ तो रहा है। उसका असर हो चाहे ना हो, हम तो मीडिया पे चमक रहे हैं, हम तो जनता के नजर में हीरो बन रहे हैं। अपन ऐसा कोई रहता है क्या? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता मीडिया पे चमकने के लिए, सोशल मीडिया पे चमकने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं काम करके मीडिया के पास आते हैं, मैंने काम किया? उनको भी आना चाहिए, उनको भी हीरो बनना चाहिए। तो उनकी पूरी सत्ता में शक्ति, पूरी पावर उनके हाथ में। सत्ता पक्ष में तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते थे वो। फिर विपक्ष की क्या विरोध करने का नौबत आ रहा है? उसको सॉल्व करो ना फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। सनावल क्षेत्र के डीडीसी के प्रतिनिधि संतोष यादव जी से हमने बातचीत की, जिसमें बेबाक बातचीत हुई है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, भेजिएगा। बेबाक राय होना चाहिए, और सरकार किसी भी पार्टी का हो, उनकी नीति और नियत पर बेबाक बोलना चाहिए। सच है तो उसे सच कहने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अगर गलत है तो गलत भी बोलने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। और यही आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। हमारे चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिएगा। हमारे परिवार का संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।